तो हेलो दोस्तों, आज से हम अपने जावा स्क्रिप्ट सीरीज के लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम केवल सिंटेक्स को नहीं देख रहे होंगे। इस लेक्चर को हम बिहाइंड द सीन जाकर भी देखेंगे कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है रन कैसे करता है, जावा स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, और जावा स्क्रिप्ट जो है इतनी पॉपुलर लैंग्वेज कैसे बनी, क्यों इतना एफिशिएंट और फास्ट रहा, और ब्राउज़र के अंदर कैसे रन करता है, बिल्डअप कैसे किया गया, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी जावा स्क्रिप्ट की, इन सब को हम देखने वाले हैं। तो जो पहला लेक्चर हमारा होने वाला है वो इसी इंट्रोडक्शन पर होने वाला है, जो कि जावा स्क्रिप्ट को बताएगा कैसे आया, जावा स्क्रिप्ट किस तरीके से डेवलप की गई धीरे धीरे, और क्या रिक्वायरमेंट थी, फिर उसको कैसे फुलफिल किया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक से। ठीक है, तो बेसिक क्या रहने वाले हैं, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, हम जावा स्क्रिप्ट को समझेंगे ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी। थोड़ा सा हमने नोट्स को लिख रखा है पहले से, तो ज़रूरत क्यों पड़ी इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में क्या था मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टार्टिंग में क्या था कि जब शुरू की वेबसाइट होती थी, जो शुरू की वेबसाइट थी वो क्या कैसे बनी थी, केवल स्टैटिक हुआ करती थी। यानी जो शुरू की वेबसाइटें थी वो केवल स्टैटिक होती थी, उसके अंदर वो केवल HTML का यूज करके एक स्टैटिक वेबसाइट बनाती थी। तो जो उस समय ब्राउज़र था जिस पे लोग वेबसाइट को क्या करते थे, केवल पढ़ते थे, जैसे न्यूज़पेपर की तरह होता था वेबसाइट, केवल उस पर आप पढ़ सकते हो, कोई डायनामिक टास्क नहीं कर सकते थे। तो जो उस समय की पॉपुलर ब्राउज़र था वो था नेट स्केप जो नेविगेटर, वो ब्राउज़र था उस समय जो बहुत ज़्यादा फेमस था। तो उनके जो इंजीनियर थे, उनके जो वर्कर्स थे, उनके जो डेवलपर थे, उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने क्या सोचा कि जो हमारा वेबसाइट है, यानी जो अभी की वेबसाइट क्या है, स्टैटिक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ पहली वेबसाइट किस तरीके की थी। ठीक है, तो उसको हम जो पहली वेबसाइट बनाई गई थी वो कैसी थी, मैं आपको पहली वेबसाइट आपको दिखाता हूँ कि जब जो पहली वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट बनाई गई थी वो कैसी थी। तो इस लिंक पे आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं, info.cern.in। ठीक है, .ch, ये एक वेबसाइट थी। आप इसको देखेंगे तो ये पहली वेबसाइट थी। आप देख सकते हैं केवल इसमें स्टैटिक वेबसाइट है। आप इस तरीके से पहली वेबसाइट बनाई गई थी। अगर इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ जाना है तो इस पे जाइए, फिर इसके अंदर अगर आपको यहाँ जाना है तो आप इस पे क्लिक करके वापस जा सकते हैं। ऐसी वेबसाइट फर्दर बटी हुई थी, और अलग अलग पेज पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, क्लिक करना पड़ता था। और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, पेज देखना रिफ्रेश होता था, फिर दूसरा पेज रिफ्रेश होता था, ऐसे करके हमें अलग अलग पेज पर जाते थे। और ये पूरी स्टैटिक वेबसाइट थी, केवल आप इस पे चीज़ों को पढ़ सकते थे, कोई डायनामिक टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते थे। तो जो नेटकैम्प के हमारे ब्राउज़र के जो वर्कर्स थे, उन्होंने सोचा कि ऐसा भी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हमें जो यूज़र हैं वो केवल वेबसाइट को पढ़ेंगे नहीं, वो क्या चाहेंगे कि अट्रैक्टिव वेबसाइट को देखना चाहेंगे, वो उस पर कुछ डायनामिक टास्क भी परफॉर्म करना चाहेंगे, जैसे कैलकुलेटर्स हुआ, और हमारे पास कई तरीके की चीज़ें हो सकती थी। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखा इन्होंने, और तब उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएं कि वो डायनामिक हो और इन सभी को फुलफिल कर सके, और ब्राउज़र के अंदर ही रन कर सके, और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हो, और वो ब्राउज़र के अंदर ही रन हो सके। दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर मैं छोटी भी कैलकुलेशन करता हूँ, मान लीजिए छोटी भी चीज़, हमें कोई वैलिडेशंस लगाना है, तो वैलिडेशन लगाने के लिए अगर छोटी भी वैलिडेशन लगानी है तो वो फिर से हमें सर्वर से ही वैलिडेट करना पड़ता था, और डेटा सर्वर पर जाता था, सर्वर पे जाकर सर्वर से डेटा लाता, वैलिडेट करके हमें रिस्पॉन्स देता, उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था। इसलिए उन्होंने सोचा कुछ ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाई जाए कि जो बहुत फास्ट हो, रिलायबल हो, और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल सके। तो वहाँ से इनके दिमाग में आया कि हम ऐसे बना सकते हैं। पर क्या हम ये भी तो सोच सकते हैं, हम क्या सोच सकते हैं
कि उस समय बहुत सारी लैंग्वेज जो थी उनके पैरेलल, अगर जावा स्क्रिप्ट क्यों बनाई, उससे पहले भी तो बहुत सारी लैंग्वेज थी उस समय, बहुत ही सारी लैंग्वेज थी। कौन कौन से लैंग्वेज थे अगर हम देखें तो उसमें सी भी था, सी प्लस प्लस था। तो थोड़ा सा हम नोट्स के साथ चलते हैं, ठीक है, नोट्स के साथ हम चलेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा नोट्स को भी लेकर चल रहे हैं, आपको नोट्स हम दे देंगे, ठीक है, तो आप नोट्स भी यूज कर सकते हैं। तो उस समय क्या था कि जो हमारी वेबसाइट थी वो स्टैटिक थी, पहली प्रॉब्लम तो हमने देख लिया। फिर उसके बाद उस समय क्या कुछ ऐसी लैंग्वेज थी, उन्होंने डेवलपर ने सोचा, उस समय के जो नेट कैम के डेवलपर थे उन्होंने सोचा कि क्या ऐसी लैंग्वेज अभी एग्जिस्ट कर रही है जिससे हम इसको इस ब्राउजर के अंदर रन करा के और इसको और डायनामिक बना सकते हैं HTML को, कोड को। तो उन्होंने देखा उस समय कौन कौन सी लैंग्वेज थी हमारे पास। अगर ऑप्शन 1 देखें, अगर आप देखोगे ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 में आपको सी दिख जाएगा। आपने देखा था कि सी लैंग्वेज बहुत फास्ट थी, ठीक है, सी लैंग्वेज जो थी वो बहुत ही फास्ट थी, आपने देखा होगा सी लैंग्वेज क्या थी, बहुत ही फास्ट थी। तो सी लैंग्वेज क्या थी, बहुत फास्ट थी, लेकिन क्या था कि जो ब्राउजर था उसको, जो ब्राउजर था वो सी लैंग्वेज को डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता था। मतलब जो ब्राउजर था, ब्राउजर सी लैंग्वेज को डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता था, ठीक है। जो जो हमारा ब्राउजर था वो सी लैंग्वेज को डायरेक्ट क्या एग्जीक्यूट नहीं कर सकता था। जबकि रिक्वायरमेंट क्या थी उस समय की, हमें कुछ ऐसा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनानी थी कि जो लाइट वेट हो, फास्ट भी हो और HTML को मैनिपुलेट कर सके, ब्राउजर के अंदर ही रन कर सके, सिक्योरिटी बहुत हाई हो। इसमें क्या था कि अगर सी लैंग्वेज को ब्राउजर डायरेक्ट एग्जीक्यूट भी करता ना, तो उसमें दिक्कत क्या थी कि हमारे जो फाइल्स थे, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फाइल्स थे उनको ये डिलीट कर सकता था, रिमूव कर सकता था। क्योंकि सी लैंग्वेज बहुत फास्ट इसलिए भी थी क्योंकि ये हमारे CPU हार्डवेयर हार्ड डिस्क के बहुत ही पास लैंग्वेज थी, उसके बहुत करीब होती थी, उसका एक्सेस इसके पास होता था। तो इसलिए ये हमारे रैम तक भी पहुंच सकता था, हमारे फाइल्स को रिमूव कर सकता था, डिस्क को फॉर्मेट कर सकता था। तो रीजन अगर हम लिखें तो पहला रीजन क्या हो सकता था कि वो हमारे फाइल को डिलीट कर सकता था, ठीक है, फाइल्स डिलीट कर सकता था। दूसरा रीजन अगर हम देखें तो हमारे फॉर्मेट डिस्क कर सकता था, फॉर्मेट डिस्क, और हमारी मेमोरी जो हमारी रैंडम मेमोरी है रैम को भी क्या कर सकता है, रीड कर सकता था। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो कि बहुत ही बड़ी और डेंजरस प्रॉब्लम थी। इसीलिए उन लोगों ने, जो उस समय के डेवलपर थे, उन्होंने सी लैंग्वेज को प्रेफर नहीं किया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन अगर देखें तो क्या हो सकता था, ऑप्शन दूसरा हमारे पास क्या था, उसी का C++ वर्जन, C++ भी तो था। तो C++ की तरफ क्यों नहीं गए? देखिए C++ में भी बहुत प्रॉब्लम थी। देखिए वो बहुत फास्ट लैंग्वेज थी, लेकिन ये एक सेम रीजन यहाँ भी होगा कि जो हमारा ये रैम और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम CPU के बहुत ही करीब लैंग्वेज थी। ये भी एक्सेसिबल थी हमारे मेमोरी को, हमारे रैम को भी ये रीडेबल फॉर्मेट मतलब रीड कर सकती थी। तो इसलिए हम C++ पे भी नहीं गए। इसकी एक और प्रॉब्लम थी, ये पोर्टेबल नहीं था, पोर्टेबल नहीं था। अब इसका मतलब क्या है, देखिए पोर्टेबल का मतलब होता है कि आप कोई कोड, जैसे मैंने अपने एक C++ का कोड विंडो में लिखा है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो में लिखा है, और इसको अगर मैं मैक OS में चलाऊं तो ये नहीं चल जाना चाहिए। पर पोर्टेबल का मतलब यही होता है कि वो किसी भी डिवाइस में ले जाए तो वो चल जाए। पर इस केस में C++ में क्या था कि वो पोर्टेबल नहीं था, कि अगर हमने कोई कोड विंडो में लिखा है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा है, तो अगर उसे मैक OS में लिखना, उसको रन कराना है, तो हमें वापस से कंपाइल करना पड़ता था। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग कंपाइल करना पड़ता था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए हम सी पर भी नहीं गए। अब ऑप्शन 3 क्या था, हमारे पास जावा भी था। तो जावा में क्या दिक्कत थी ऐसा?
देखिए जावा उस समय बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज थी, क्योंकि उस समय जावा अभी नया नया ही बना हुआ था। तो नया नया बना हुआ था तो जावा बहुत ही उस समय क्या थी, पॉपुलर भी थी, क्योंकि वो इन्हीं की प्रॉब्लम को दूर किया था। पोर्टेबिलिटी को भी दूर किया, सिक्योरिटी को भी बहुत हाई किया। फास्ट फास्ट इससे कम था सी प्लस प्लस से, लेकिन उन्होंने इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को दूर किया था। तो जावा उस समय बहुत ही फेमस थी। पर इसको क्यों नहीं यूज किया गया? देखिए जावा को इसलिए नहीं यूज किया गया क्योंकि जावा का जो प्रोसेस था, देखिए जावा के अंदर क्या था, पहले कोड क्या होता था, जैसे जावा का कोड है, ये जावा का कोड है, ये सबसे पहले किसके पास जाता था, हमारे कंपाइलर के पास, ठीक है, कंपाइलर के पास। और कंपाइलर क्या करता था, इसको कन्वर्ट करता था बाइट कोड में, बाइट कोड में, ये बाइट कोड में कन्वर्ट करता था। उसके बाद ये जो बाइट कोड हमारा होता था, ये जाता था हमारे किसके पास, जो हमारे अंदर एक जावा, एक देखा जाए तो जावा का एक ही वो था इंटरप्रेटर, जो उसको कन्वर्ट करता था, जिससे जावा प्लगइन्स बोल सकते हैं हम, प्लगइन्स थे। उसके बाद ये क्या करता था, प्लगइन्स इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता था, मशीन कोड। उसके बाद ये सीपीयू क्या करता था, इसको एग्जीक्यूट करता था, ठीक है, सीपीयू एग्जीक्यूट करता था। ये कुछ इस प्रकार से जावा का कोड चलता था, ठीक है। तो हमें क्या करना था, प्रॉब्लम इसमें क्या थी, हम चाहते थे कि ब्राउजर के अंदर ही हम उसको एम्बेडेड कर दें, कुछ ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, फिर वहीं से वो रन करें। पर इसमें क्या था कि हमें जावा प्लगइन को क्या करना पड़ता था, इंस्टॉल करना पड़ता था, जावा प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ता था। प्रॉब्लम यहाँ आई, यानी हमें जावा प्लगइन्स को इंस्टॉल करना पड़ता था। दूसरा क्या था कि हमें जिसका जो स्पीड, अगर हमें प्लगइन्स को इंस्टॉल करना पड़ता था तो इसकी स्पीड क्या होती थी, लेस हो जाती थी, ठीक है, स्पीड लेस हो जाती थी। सिक्योरिटी भी हमारी कंसर्न थी, तो कंसर्न सिक्योरिटी थी इस केस में भी। और भी कई रीजन थे। तो एक रीजन ये था कि हमें इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी क्या थी, रैम रीडेबल फॉर्मेट में थी, रीडेबल थी, ये रीड कर सकते थे हमारे रैम को भी। तो इस तरीके से ये 2-3 लैंग्वेज हमारे पास थी उस समय, और उनको क्यों नहीं चूज किया गया, उसके रीजन यहाँ पर हैं आपके, ठीक है। तो फिर डिसाइड क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि इन्होंने सोचा कि मैं खुद की अपनी कोई एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाएंगे। इन्होंने कहा कि हम अब खुद की एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाएंगे। तभी इन्होंने क्या किया, एक खुद की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाने की सोची। तब आपका एंट्री होता है ब्रेंडन ईच की। ब्रेंडन ईच एक सीनियर प्रोग्रामर थे, जिनको इन्होंने हायर किया और उनसे कहा कि आपको 10 दिन का समय देते हैं, मतलब 10 दिन का टाइम था किसके पास, ब्रेंडन ईच के पास, ठीक है। ब्रेंडन ईच के पास 10 दिन का टाइम था। ब्रेंडन ईच एक सीनियर प्रोग्रामर थे, उन्होंने ही इस लैंग्वेज को 10 दिन में बनाया था। अब इंटरेस्टिंग बात ये, 10 दिन में इतनी बड़ी फ्यूचर वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज को इन्होंने 10 दिन में बनाया। यही रीजन था कि उस समय ये लैंग्वेज फेल हो गई थी। इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था वो ज़्यादा नहीं चला था, उसके बाद बहुत सारे बग को फिक्स किए गए, इम्प्लीमेंटेशन किए गए, फिर ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर बनी। तो ये जो ब्रेंडन ईच थी, इन्होंने ही इस लैंग्वेज को बनाया था, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसका पहला नाम जो था वो मोचा पड़ा, आपको पता होना चाहिए, मोचा। उसके बाद जो दूसरा नाम इसका पड़ा, लाइव स्क्रिप्ट, और जो तीसरा नाम इसका पड़ा वो था हमारा जावा स्क्रिप्ट, जिसे हम पढ़ रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट क्यों रखा गया, क्योंकि उस समय लैंग्वेज फेमस थी जावा। तो जावा लैंग्वेज को देखते हुए इन्होंने मार्केटिंग के लिए जावा स्क्रिप्ट का नाम जावा रखा। जावा स्क्रिप्ट और जावा दोनों अलग अलग लैंग्वेज हैं, ये आपको याद रखना है और ध्यान रखना है, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट अगर आई तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे दूर की, ये भी तो हम समझेंगे। जावा स्क्रिप्ट की क्या, देखिए हमारी कोई भी प्रॉब्लम, जब हमने लैंग्वेज स्टैटिक वेबसाइट देखी तो उसमें प्रॉब्लम हमें क्या क्या थी, और नेट स्कैम्प वालों ने क्या क्या कहा कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज जो कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, जिनमें से पहला क्या था, फास्ट होनी चाहिए। दूसरा था कि बहुत HTML को क्या कर सकते, या हम कह सकते हैं ब्राउजर में ही रन हो, सिक्योर हो। उसके बाद हमने कहा कि बहुत ही ज़्यादा मतलब HTML मैनिपुलेट कर सके, यानी HTML को मैनिपुलेट कर सके। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट थी उस समय की। तो क्या ये पूरा कर पाया जावा स्क्रिप्ट?
इस चीज़ों को पूरा कर पाए, पोर्टेबल भी रहे, हमने पता है पोर्टेबल भी रहेगा ये, तो पोर्टेबल भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो इनको कैसे आप समझेंगे, देखिए जब हमारी लैंग्वेज इन सबको फुलफिल कैसे की, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए जब सबसे पहले एक पॉइंट हम समझेंगे कि जावा स्क्रिप्ट को हमारे ब्राउजर के अंदर एम्बेडेड कैसे किया गया। देखिए जावा स्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए ब्राउजर एक जावा स्क्रिप्ट इंजन को यूज करता है, तो उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए जावा स्क्रिप्ट के इंजन को यूज करता है जिसको हम बोलते हैं V8 इंजन। क्या होता है V8 इंजन? ये V8 इंजन विंडो के लिए होता है, स्पाइडर मंकी होता है मैक ओएस के लिए, तो बहुत सारे अलग अलग ब्राउजर के लिए अलग अलग V8 इंजन हो सकता है। यानी ब्राउजर के अकॉर्डिंग V8 इंजन का कोड भी चेंज होगा। V8 के इंजन के अंदर जो भी कोड लिखा गया है हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करने के लिए, वो V8 इंजन अलग अलग हो सकता है ब्राउजर के अकॉर्डिंग, लेकिन V8 इंजन को ही एम्बेडेड किया गया जिसकी थ्रू हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर के अंदर ही रन होगा। ठीक है, V8 इंजन एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। अब V8 इंजन काम कैसे करता है ये थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए V8 इंजन में कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारा जब जावा स्क्रिप्ट का जो कोड होता है, यहां आप समझते हैं जावा स्क्रिप्ट का जो कोड होता है, ये कोड हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड है। ये सबसे पहले किसके पास आता है? लेक्सर के पास। लेक्सर क्या है ये हम थोड़ा अभी आपको बताएंगे। लेक्सर क्या है? ये एक टोकनाइजेशन प्रोसेस होता है, टोकनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इसको अभी समझेंगे हम। उसके बाद ये जाता है पार्सर, पार्सर किया जाता है इसको। फिर उसके बाद ये जाता है AST। ये AST क्या है? AST एक तरीके का ऑब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है। ये जो हमारा AST है वो ऑब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है, इसके पास जाता है। उसके बाद ये जाता है इंटरप्रेटर के पास। उसके बाद ये जाता है हमारे JIT कंपाइलर के पास। उसके बाद ये जाता है हमारा जो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होता है। फिर उसको आपका CPU क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस होता है जावा स्क्रिप्ट के कोड को रन करता है हमारा V8 इंजन। ये V8 इंजन का प्रोसेस है। अब देखिए एक एक टर्म को हम थोड़ा सा समझते हैं। कोई जावा स्क्रिप्ट का कोड है, मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा कोड लिया। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के लिए एक कोड लेता हूँ, इसको आपको देखना भी है बस। अभी हम इस सबको अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया और इसकी वैल्यू इस तरीके का कोड लिखा। ठीक है, एक जावा स्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, ये सबसे पहले यहाँ पर जाएगा। ठीक है, इस जावा स्क्रिप्ट कोड को पहले ये जावा स्क्रिप्ट कोड इनपुट कौन करेगा? ये लेक्सर लेगा। सबसे पहले लेक्सर के अंदर जाता है। लेक्सर क्या करता है? इसको एक छोटे छोटे पीस में डिवाइड करता है, मतलब इस कोड को एक छोटे छोटे पीस यानी टोकन के फॉर्मेट में तोड़ देता है। इसको हम बोलते हैं टोकनाइजेशन प्रोसेस। कैसे तोड़ता है? जैसे लेट हमारा है तो लेट को एक भाग में तोड़ेगा, उसके बाद क्या करेगा? ए को अलग तोड़ेगा, ये जो हमारा ए है ये अलग तोड़ेगा। उसके बाद इक्वल टू को अलग तोड़ेगा, उसके बाद 10 को इस तरीके से अलग अलग कर देगा, यानी सभी चीजों को अलग अलग कर देगा। इस तरीके से क्या करता है? वो पीस में तोड़ देता है हमारे कोड को। ठीक है, ये जो लेक्सर है इस कोड को पीस में तोड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये कोड कहाँ जाता है? हमारे पार्सर के पास। ठीक है, पार्सर क्या करता है? इसको पार्स करता है। पार्स कैसे करता है? देखिए पार्सर का मेन काम क्या होता है कि वो हमारे कोड, जो हमारा कोड है उसमें कोई ग्रामर एरर तो नहीं है उसको फाइंड करता है। मतलब कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है हमारे कोड में। अगर ग्रामर का एरर है तो वो हमें एक पार्सर एरर थ्रो कर देगा। तो जैसे मेरे पास कोई कोड है, जैसे मैंने क्या किया, ये लेट किया इक्वल टू ए और फिर मैंने कर दिया 10। ये क्या है? एक ग्रामर एरर है, ये एरर है। तो ये क्या पार्सर क्या कहता है? भाई एरर थ्रो कर देता है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस तरीके से पार्सर का काम होता है। अब जो पार्सर होता है ना, ये पास होता है AST। AST क्या है? ऑब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। देखिए हमारा जो कोड होता है ना वो एक ट्री के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो ऑब्स्ट्रैक्ट ट्री सिंटैक्स ट्री है वो ट्री के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम ट्री कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कोई हमारा
वेरिएबल्स है तो वेरिएबल्स के लिए एक नोड बनेगा और उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उसका एक ट्री स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन के लिए एक नोड बनेगा, उस फंक्शंस के अंदर बहुत सारे हमारे फंक्शन जो होंगे नाम उनके स्टोर कर दिए जाएंगे और उनको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में रख दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे एक हमारे वेरिएबल्स, मान लीजिए ये एक वो है, यहाँ पे हमारे क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, वेरिएबल, तो इनके अंदर क्या होगा, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये हुआ, इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मुझे a=10 स्टोर करना है तो ये यहाँ पे चला जाएगा। और ऐसे ही यहाँ ट्री लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको, b=10, b=10 यहाँ आ जाएगा। तो ये वेरिएबल्स के लिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही फंक्शंस के लिए बनेगा, ऐसे ही हमारे सभी के लिए, और एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनके क्या होगा, किसके पास जाएगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनके इंटरप्रेटर के पास चला जाता है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर